हाँ जी, तो स्टार्ट करेंगे कुछ क्वेश्चन डिस्कशन जो आपके नेट जेआरएफ के प्रीवियस क्वेश्चन है चैप्टर 1 के। तो आपने चैप्टर 1 की सारी थ्योरी कंप्लीट कर लिया तो ये आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें थोड़ा सा आपको काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी वन वन ऑन टू फंक्शंस की मेनली इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। तो चैप्टर 1 के बाद आप डायरेक्टली इनको सॉल्व कर सकते हैं। हम ए टू जेड सारे क्वेश्चंस कवर अप करेंगे, डेली बेसिस पे कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, ये दिसंबर 2025 में जो पेपर हुआ था उसका रियल का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आईडी दिया हुआ है, आप मैच कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में विच ऑफ लविंग इज नेसेसरली ट्रू, क्या क्या कह रहा है, सेट ऑफ ऑल फाइनाइट सबसेट ऑफ अनकाउंटेबल सेट इज ऑफ जेड इज अनकाउंटेबल। तो हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है, अगर मेरे पास ए कोई भी काउंटेबल सेट है, मैं साथ साथ थ्योरी भी ऐड करता रहूंगा ताकि आपको सारी चीजें लिंक होती रहें। ए अगर काउंटेबल सेट है और मैं एक्स एफ ए डिफाइन करता हूं, ए इसके सबसेट एफ फाइनाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, सच दैट बी एंड बी इज अ सबसेट ऑफ ए, या इसको ऐसे लिखते हैं बी इज अ सबसेट ऑफ ए एंड बी इज अ फाइनाइट। तो आप डायरेक्टली ये लिख सकते हैं कि एक्स एफ ए ऑलवेज काउंटेबल। अगर ए काउंटेबल है तो हर काउंटेबल सेट में फाइनाइट कार्डिनलिटी के सबसेट्स जो होते हैं वो काउंटेबल होते हैं। प्रूफ करना जो हम थ्योरी क्लासेस में कर चुके हैं वहां हम प्रॉपर प्रूफ कर चुके हैं। तो फर्स्ट सेट में यहाँ पे जेड सेट काउंटेबल होता है आपका, उसके फाइनाइट सबसेट्स की बात कर रहा है तो इट इज अ काउंटेबल। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी फॉल्स होगी। सेकेंड ऑप्शन में वो कह रहा है कि आर टू आर कंटिन्यूस फंक्शन है, वन वन फंक्शन है। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन के लिए सिंपल बेसिक आइडिया होना चाहिए कंटिन्यूटी का, बहुत ज्यादा यूज नहीं है कंटिन्यूटी का। एफ आर टू आर है, एफ वन वन फंक्शन है, और उसके साथ साथ एस सबसेट ऑफ आर दिया हुआ है, सच दैट एस जो है वो काउंटेबली इनफाइनाइट है, काउंटेबली इनफाइनाइट। एफ एस के बारे में आपसे सॉरी एफ एस के बारे में इंफॉर्मेशन पूछ रहा है। तो अगर मैं इसी फंक्शन को एफ को डिफाइन करूंगा आर से, या एफ क्या दिया हुआ है, वन वन फंक्शन दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, जो कार्डिनलिटी ऑफ एफ ऑफ एस आएगी मस्ट बी इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ एस। इसका रीजन क्या है, फॉर एवरी x1 x2 belongs to s with x1 not equal to x2 implies f of x1 not equal to f of x2। और ये f of x1 x2 कहां से होंगे, f of x1 f of x2 डेफिनेटली f of s में से होंगे। तो s के डिस्टिंक्ट एलिमेंट के लिए fs में डिस्टिंक्ट इमेजेस मिल रही है, तो जितने s में एलिमेंट हैं उतने fs में होंगे, और fs में उससे ज्यादा हो नहीं सकते क्योंकि fs में कौन से एलिमेंट आएंगे, s के रेस्पेक्ट में इमेजेस आएंगी। तो आप लिख सकते हैं कार्डिनलिटी ऑफ fs इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ s, जब भी f वन वन फंक्शन है। यहाँ पे कंटिन्यूटी गिवन है नहीं गिवन है मैटर नहीं करने वाला है। और h क्या दिया हुआ है, काउंटेबली इनफाइनाइट, तो fs क्या हो जाएगा, काउंटेबली इनफाइनाइट। अब आप अगर देखेंगे तो ये सिंगल क्रैक क्वेश्चन है। ठीक है, तो एग्जाम में जब आपको एक ऑप्शन मिल गया तो बाकी ऑप्शन पे रिसर्च नहीं करनी एग्जाम में बैठ के, आपको एग्जाम में टाइम सेव करना है। जब आपको एक ऑप्शन करेक्ट मिल गया तो बाकी ऑप्शन को छोड़ दीजिए, बट गारंटी होनी चाहिए कि आपका करेक्ट ऑप्शन है। मैं यहाँ पे बाकी ऑप्शंस को भी डिस्कस कर देता हूं ताकि आपका कंसेप्ट बिल्ड होते रहे। तो ये सेकंड ऑप्शन डेफिनेटली ट्रू हो गया। थर्ड ऑप्शन में क्या कह रहा है, एफ आर टू आर कंटिन्यूस फंक्शन है, देन देयर एग्जिस्ट अनकाउंटेबल सबसेट ऑफ टी सच दैट एफ ऑफ टी इज एफ आर से आर पे कंटिन्यूस है। तो एफ उसने कोई भी रैंडम कंटिन्यूस फंक्शन है। यहां देखिए एफ के बारे में कोई फिक्स नहीं है, देयर एग्जिस्ट नहीं है, देयर एग्जिस्ट कहां लगा हुआ है, टी पे लगा हुआ है। यहां ये लैंग्वेज पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे वो क्या कह रहा है, टी अनकाउंटेबल तो एफ टी को अनकाउंटेबल होना होगा। तो अगर मैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन ले लू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर कांस्टेंट फंक्शन, और टी को मैं पिक कर लू क्यू कॉम्प्लीमेंट अनकाउंटेबल सेट है, तो एफ ऑफ टी क्या आ जाएगा मेरा, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है तो सिंगलेटन सेट ही आएगा, और कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूस भी होते हैं। तो आपका जो थर्ड ऑप्शन है उसका ये मैंने काउंटर एग्जांपल दे दिया। तो घर पे बैठ के जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उसमें आपको हर ऑप्शन चेक करना है। घर में आप बैठ के जो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो उनको हर क्वेश्चन को अज्यूम करना है इट इज अ मल्टी क्रैक क्वेश्चन।
आपको तब तक क्वेश्चन को अटेम्प्ट अज्यूम नहीं करना जब तक आपके सारे ऑप्शन क्लियर नहीं हो जाए। टाइम टेकिंग होगा घर पे बैठ के प्रैक्टिस करने में, लेकिन डेफिनेटली एग्जाम में ये बेनिफिट देगा। और जिस स्टूडेंट ने पार्ट सी में अच्छा परफॉर्म कर दिया, 15 to 17 क्वेश्चन जिसके अटेम्प्ट हो गए, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में जीआरएफ ले जाता है। ठीक है, पार्ट बी बहुत बड़ा मैटर नहीं करेगा, एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे होते हैं, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता अगर आपने सिस्टमेटिकल तैयारी करी है। जो टॉपर होगा उसके दो क्वेश्चन आपसे ज्यादा सही हो सकते हैं, अदरवाइज इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मैक्सिमम इफेक्ट आएगा पार्ट सी का आपका। ठीक है, देन फोर्थ पार्ट पे बात करते हैं। फोर्थ ऑप्शन में क्या कह रहा है, एफ आर टू आर कंटिन्यूस है, आर इमेज ऑफ एफ का काउंटेबल सेट है, देन एफ इनवर्स आर इज काउंटेबल। तो अगेन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सिंगलेटन 1 ले लेते हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल लाइन कांस्टेंट फंक्शन। आर क्या दे रहा है, रेंज का सबसेट है, तो मैं आर को पिक कर लेता हूं, अगेन सिंगलेटन 1, सबसेट ऑफ एफ ऑफ सॉरी रेंज ऑफ एफ होगा, क्योंकि इमेज ऑफ एफ में सिंगलेटन सेट आएगा, सिंगलेटन 1 लिया। अगर मैं एफ इनवर्स आर की बात कर रहा हूं, एफ इनवर्स आर का मतलब क्या होता है, प्री इमेजेस का कलेक्शन। तो वो क्या आ जाएगा, सारे एलिमेंट ही कहां मैप हो रहे हैं, 1 पे मैप हो रहे हैं, तो ये पूरा रियल लाइन हो जाएगा, तो इट इज अनकाउंटेबल सेट। तो आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वो भी इनकरेक्ट हो गया। तो आपका मैंने फर्स्ट इनकरेक्ट कर दिया, सेकेंड इनकरेक्ट कर दिया, एंड फोर्थ ऑप्शन भी इनकरेक्ट कर दिया। तो आंसर शुड बी, सॉरी, फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ इनकरेक्ट कर दिया, सेकेंड शुड बी करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? ये क्वेश्चन दिसंबर 2025 का है, रियल एनालिसिस, क्वेश्चन आईडी आपको दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो डिस्कस करते हैं थोड़ा डिटेल में। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, एस इज अ सबसेट ऑफ ओपन इंटरवल 0 1। तो आपको इंफॉर्मेशन गैदर करना आना चाहिए, क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। कंसिस्टिंग ऑल रियल अल्फा बिलोंग्स टू दिस, अल्फा बिलोंग्स टू एस है, तो इंप्लाइज अल्फा किस टाइप का है, इट इज 0.A1 A2 A3 एंड सो ऑन। और AI बेसिकली कहां से बिलोंग करेगा, 0 2 एंड 4। ठीक है, तो अगर मैं देखो सिंपल लॉजिक से लिंक करते हैं इसको, अगर मैं एक सेट बना लूं T, सेट ऑफ ऑल सीक्वेंस En, सीक्वेंस क्या होता है, इट इज अ फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू, हमने फर्स्ट चैप्टर में ये डिस्कस किया हुआ है, 0 2 एंड 4। तो इस सेट में कितने एलिमेंट होंगे, कार्डिनलिटी ऑफ टी क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर n में कितने एलिमेंट होते हैं, अलिफ नॉट, विच इज अनकाउंटेबल। ठीक है, अनकाउंटेबल एलिमेंट होंगे। अब अगर मैं कोई भी अल्फा बिलोंग्स टू एस लेता हूं, तो अल्फा इस टाइप का एलिमेंट है, तो इंप्लाइज अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0.A1 A2 AN एंड सो ऑन। ठीक है, इसका ये डेसिमल एक्सप्रेशन इस टाइप का है। और यहां पे मैं क्या इंप्लाई क्या कर सकता हूं, En जो है A1 A2 AN, इट इज अ फंक्शन फ्रॉम N टू क्या लिख सकता हूं, 0 2 4। सीक्वेंस आ गया, तो हर अल्फा किसी ना किसी एक सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर मैं कोई एक सीक्वेंस लेता हूं यहां से यहां पे, तो एक अल्फा डिफाइन कर सकता हूं। इसका मतलब जो मेरा कार्डिनलिटी ऑफ एस होगा वो कार्डिनलिटी ऑफ टी होगा, और वो कार्डिनलिटी ऑफ टी क्या है, 3 टू द पावर अलिफ नॉट, विच इज अनकाउंटेबल। और इस सेट में इस 0 1 में ऐसे भी एलिमेंट होंगे जिसके डेसिमल में इन 3 डिजिट के अलावा बाकी कुछ आएंगे। डेसिमल एक्सप्रेशन कैसा होता है, उसमें अगर मैं कोई भी एक बीटा पिक करता हूं, बीटा बिलोंग्स टू 0 टू 1, तो मेरा बीटा किस टाइप का होगा, इट इज 0 पॉइंट सम से बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 एंड सो ऑन। ये बीटा ही कहां से बिलोंग करता है इन जनरल, इट इज फ्रॉम 0 1 2 3 अप टू 9, ये मेनली होता है। उसमें से डेसिमल डिजिट जो है वो 0 2 4 वाले हमने यहां कलेक्ट कर लिए, बाकी कहां जाएंगे, एस कॉम्प्लीमेंट में। तो एस कॉम्प्लीमेंट भी क्या हो जाएगा, इट इज अनकाउंटेबल, सेम लॉजिक से। तो यहां एस भी अनकाउंटेबल है और एस कॉम्प्लीमेंट भी अनकाउंटेबल है।
पहला ऑप्शन कह रहा है कि देयर इज अ बाइजेक्शन बिटवीन एन एंड एस, एन काउंटेबल होता है, एस अनकाउंटेबल है, तो फर्स्ट ऑप्शन फॉल्स। सेकेंड, देयर इज ऑन टू मैप फ्रॉम एस टू दिस, ये सेट आपका अनकाउंटेबल सेट है, आर का सबसेट है, तो हम ये सिमिलरिटी जब पढ़ते हैं तो 0 1 सिमिलर टू आर, और रियल लाइन के जितने भी सबसेट हैं जो अनकाउंटेबल हैं वो भी सिमिलर टू आर, तो मैं एस को क्या लिख सकता हूं, सिमिलर टू आर। दोनों सेट आपस में सिमिलर हो जाएंगे, ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी इक्विवेलेंस रिलेशन, सिमिलरिटी का रिलेशन इक्विवेलेंस है, तो आपका एस सिमिलर टू 0 1 हो जाएगा, और एस सिमिलर टू 0 1 है तो देयर एग्जिस्ट बाइजेक्शन बिटवीन एस एंड 0 1, तो ये ऑप्शन आपका ट्रू हो गया। वो ऑन टू की बात कर रहा है, 1 1 ऑन टू दोनों बना सकते हैं आप। देयर एग्जिस्ट बाइजेक्शन बिटवीन एन टू, ये कौन सा सेट है, एस कॉम्प्लीमेंट, एस कॉम्प्लीमेंट अनकाउंटेबल है, एन काउंटेबल है, फॉल्स। एस काउंटेबल सेट और एस कॉम्प्लीमेंट अनकाउंटेबल, फॉल्स स्टेटमेंट, एस भी अनकाउंटेबल है, एस कॉम्प्लीमेंट भी अनकाउंटेबल है। अगर आपके ये मैंने जो क्वेश्चन डिस्कस करे हैं अगर ये आपसे नहीं सोल्व हो रहे एग्जाम में, तो इसका मतलब आप लॉजिकली नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप रियल के लेक्चर सुन लीजिए, गारंटी है कि सारे कंसेप्ट वहीं से कवर हो रहे हैं, ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं होगा जो आपके एग्जाम में यूज ना हो रहा। मैंने लास्ट लेक्चर जो किया हुआ है वो सीक्वेंस के बारे में बताया हुआ है, 20 से 25 मिनट का लेक्चर है, अगर वो आपने कवर करा हुआ है तो ये पूरा कंसेप्ट आपका वहां डिस्कस करा हुआ है, कैसे कैसे सीक्वेंस बनाते हैं, कौन कौन से सीक्वेंसेस होते हैं, काउंटेबल कब होते हैं, अनकाउंटेबल कब होते हैं। तो सिस्टमेटिकल अगर थ्योरी पढ़ोगे तो फर्स्ट चैप्टर को पढ़ने के लिए ऑलमोस्ट 12 से 13 लेक्चर, यानी कि 12 to 13 आवर्स की रिक्वायरमेंट है। अगर दिन में आप 3 to 4 आवर पढ़ते हैं तो 4 दिन में आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आप पेपर में देखोगे तो एक क्वेश्चन मैं इससे पहले करवा चुका हूं, सेकंड क्वेश्चन ये हो गया, तो 2 क्वेश्चन मिनिमम आपके काउंटेबिलिटी अनकाउंटेबिलिटी में से आ रहे हैं। ऑलमोस्ट 6 या 7.5 मार्क्स का पेपर ऑन एन एवरेज पूछा जा रहा है, ठीक है। तो सिस्टमेटिकल तैयारी करिए, रियल एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां से 15 क्वेश्चन आने हैं हमारे, ठीक है। 15 का मतलब 6 + 9 का वेटेज है, आप ऑन एन एवरेज हर पेपर को उठा के देख लो। इस 15 में से 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके रेंज में नहीं होंगे, 12 क्वेश्चन आपकी रेंज में होंगे, जिसमें से 4 क्वेश्चन सिंगल करेक्ट, और आपके 8 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन मान लेते हैं, 11 क्वेश्चन और आपको लिवरेज दे देते हैं, 7 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस होते हैं जो जनरली अटेम्प्ट होते हैं अगर आपका एवरेज स्टडी है तो, ठीक है। बट मैं आपको टारगेट देता हूं कि आप एग्जाम में रियल में 10 क्वेश्चन करके आ जाओ, आपका जेआरएफ पक्का हो जाएगा, बाकी सब्जेक्ट की गारंटी मेरी, ठीक है। कंटेंट पढ़ लीजिए, गारंटी है कि बाकी सब्जेक्ट्स में आपके 25-30 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। रियल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा, लॉजिकली सीखना पड़ेगा, और रियल का यूज हर सब्जेक्ट में यूज होगा, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा सिस्टमेटिकल पढ़िए, लेक्चर्स जो हैं उनको प्रॉपर एक ऑर्डर में पढ़िए, कवर करिए, लेजीपन नहीं होना चाहिए, नोट्स बनाइए, देन जो क्वेश्चंस हैं वहां लेक्चर्स के अंदर वो क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये भी आपका जून 2025 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन आईडी आपको यहां दिया हुआ है, बेसिक इंफॉर्मेशन के बेस क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी स्पेशल करने की जरूरत नहीं है, और उसके बावजूद भी अगर आपने ये क्वेश्चन गलत करा या अटेम्प्ट नहीं करा हुआ तो इसका मतलब आप अपने आप को लेके सीरियस नहीं, ठीक है। देखते हैं क्या कह रहा है। पी एंड क्यू नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो पी एंड क्यू कहां से बिलोंग करवा सकता हूं मैं, नेचुरल नंबर, नॉन नेगेटिव इंटीजर यूनियन 0 बेसिकली होल नंबर्स हैं, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देयर एग्जिस्ट इंटीजर, फर्स्ट स्टेटमेंट वो कह रहा है कि एक इंटीजर एग्जिस्ट कर रहा है k ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 सच दैट p + k इज इक्वल टू q है, और बी स्टेटमेंट कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट k ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 सच दैट q + k इज इक्वल टू p, और उसके बाद कुछ कंक्लूजन दे रहा है। हम बेसिकली जब क्वेश्चन करते हैं तो सीधा ऑप्शन पे भाग जाते हैं, पहले क्वेश्चन के बारे में तो सीख लें क्या करना है,
ठीक है, तो क्वेश्चन करने का तरीका, आपके हर क्वेश्चन में एक ये थ्योरी पार्ट होगा और एक ये ऑप्शंस पार्ट होगा। अगर सिंगल क्रैक क्वेश्चन है तो आपका 4 मिनट में सॉल्व होना है, तो एटलीस्ट 1.5 मिनट यहां देंगे और बाकी टाइम 2.5 मिनट यहां देंगे। जनरली स्टूडेंट क्या करता है, यहाँ पे हाफ मिनट देता है और बाकी सारा टाइम 3.5 मिनट यहां लगाता है। उसमें प्रॉब्लम क्या है, आपकी इंफॉर्मेशन गैदर नहीं हो रही है, आप पूरी इंफॉर्मेशन ही कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, कुछ ना कुछ चीज मिस कर देते हैं, क्वेश्चन गलत हो जाता है, फिर दोबारा जाके हम थ्योरी देखना स्टार्ट करते हैं। जब ये इंफॉर्मेशन एक बार दिमाग में आ गई, उसके बाद ऑप्शन कैसे भी दे दें हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो जो स्टैंडर्ड पैटर्न होता है, आपका जो थ्योरी पार्ट है उसको एटलीस्ट 30% टाइम जरूर दीजिए, 70% टाइम आपको बाकी जगह पे देना है, एटलीस्ट 30%। और क्वेश्चन की लेंथ अगर थ्योरी ज्यादा है तो आपको 40% तक भी देना होगा, उतना ही कम टाइम आपके ऑप्शंस पे लगेगा। अब यहां से क्या इंफॉर्मेशन है, अगर फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू हो गई तो के क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ये भी नॉन नेगेटिव है, ये भी नॉन नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या होगा, पी में कुछ ऐड करने पे क्यू आ रहा है, तो पी स्ट्रिक्टली लेस देन क्यू होगा, तभी ऐसा हो रहा होगा। अगर ये ट्रू है तो इसका मतलब क्यू जो होगा वो स्ट्रिक्टली लेस देन पी होगा। दोनों नॉन नेगेटिव है और के 1 या 1 इंटीजर है, 1 या 1 से ग्रेटर, यानी कि नेचुरल नंबर है बेसिकली। अब वो क्या कह रहा है, देयर एग्जिस्ट आर नॉन नेगेटिव इंटीजर पी एंड क्यू सच दैट ए एंड बी बोथ आर ट्रू। हो सकता है कभी, कभी नहीं हो सकता। पी लेस देन क्यू है, क्यू लेस देन पी है, तो दिस इज नेवर पॉसिबल। बोथ ए एंड बी आर फॉल्स इफ एंड ओनली पी इज क्यू। अगर पी एंड क्यू फॉल्स है, मैं इसको अब देखता हूं, देखो, इफ ए एंड बी फॉल्स, ए एंड बी फॉल्स होने का मतलब क्या है, ए ट्रू होने का मतलब ये है, फॉल्स होने का मतलब क्या है, पी शुड बी इक्वल टू, पी शुड नॉट बी दिस। ठीक है, वो कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट के, जो इस फॉर्म में एक्सप्रेस, इस फॉर्म में एक्सप्रेस तभी नहीं कर पाएंगे जब पी दिस वन, एंड क्यू फॉल्स होने का मतलब क्या है, क्यू नॉट लेस देन पी। इसका मतलब क्या है, पी शुड बी इक्वल टू क्यू। और अगर p इक्वल टू क्यू हो गया तो कोई भी k ऐड करने पे ये इसके इक्वल तो रहेगा नहीं, क्योंकि k क्या है, नेचुरल नंबर है। तो ये स्टेटमेंट आपकी इफ एंड ओनली इफ है। अब अगर ये सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है तो मेरा काम यहां पे खत्म हो गया, एग्जाम में बैठा हूं तो मेरा काम यहां खत्म हो गया, उसके बाद मेरे को एग्जाम में अगले क्वेश्चन पे मूव करना है, इस क्वेश्चन पे बाकी ऑप्शन पे टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि गारंटी है कि मैंने ये स्टेटमेंट ढंग से कर लिया। अब हम घर पे बैठ के सॉल्व कर रहे हैं तो डेफिनेटली मेहनत करते हैं बाकी ऑप्शन पे भी। फॉर ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर p एंड q, a एंड b ट्रू। a और b तो कभी एक साथ ट्रू नहीं हो सकते, तो ये ऑप्शन फॉल्स हो गया। देयर एग्जिस्ट p नॉट इक्वल टू 2 सच दैट a एंड b फॉल्स। अब जब मैंने इफ एंड ओनली इफ b प्रूफ कर दिया तो डेफिनेटली ये फॉल्स हो गया, तो आंसर इज अ सेकंड ऑप्शन। लेकिन जैसे मैंने अभी बोला कि सेकंड ऑप्शन हमें मिल गया और हमें दिख गया कि सिंगल क्रैक क्वेश्चन है, तो मुझे थर्ड और फोर्थ ऑप्शन करने में बहुत कम टाइम लगा, बट लगा ना, 30 सेकंड भी लगाए हैं तो मेरा वो वेस्टेज ऑफ टाइम है, अगर आपका सिंगल क्रैक में एक ऑप्शन आपको गारंटी सही मिल गया। ठीक है, तो सेविंग टाइम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर नेट जेआरएफ। जिस स्टूडेंट ने अपना टाइम मैनेजमेंट कर लिया, और वो जो आप टेस्ट पेपर दे रहे हैं उसमें भी टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जो मैं ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपको देता हूं वो उसमें सिस्टमेटिकली उतना ही टाइम एलोकेट करते हैं कि आप एग्जाम में बैठ के टाइम मैनेजमेंट कर लो। ठीक है, टेस्ट देते टाइम भी ये ध्यान रखना है कि हमें कितने क्वेश्चन करने हैं। मान लीजिए मैंने एक टेस्ट जनरेट किया इसी चैप्टर का, चैप्टर वाइज टेस्ट, मान लीजिए 35 क्वेश्चन का टेस्ट है। अगर उस 35 क्वेश्चन के टेस्ट में आपने 35 के 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की ट्राई करा तो डेफिनेटली वो टेस्ट अटेम्प्ट नहीं होगा आपका। सिंपल लॉजिक, टेस्ट कैसे जनरेट कर रहा हूं मैं, मेरी टेस्ट सीरीज का पैटर्न यही है कि जो एग्जाम पैटर्न है उसी पैटर्न पे चलना है हमें। एग्जाम में 120 क्वेश्चन आ रहे हैं, हमें एग्जाम में बैठ के 35 से 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, 1/3 अटेम्प्ट करना है। टेस्ट में मैं स्टूडेंट को सजेस्ट करता हूं कि अगर मैं आपको 35 क्वेश्चन दे रहा हूं तो उसका 70% से ज्यादा आपको अटेम्प्ट नहीं करना, 30% क्वेश्चन छोड़ने वाले होते हैं।
वो आप घर पे जाके सोल्व करिए। ये मत ट्राई करिए कि 35 में से 35 क्वेश्चन मैं बैठ के करूं। और ये गारंटी देता हूं कि क्लास में जितने स्टूडेंट बैठे हैं, अगर आपने ये रूल फॉलो कर लिया तो आपकी परफॉर्मेंस क्लास के सारे स्टूडेंट से बेटर होगी। ठीक है, और धीरे धीरे ये 70% 90% अटेम्प्ट पे पहुंच जाएगा। तो इनिशियली प्रैक्टिस ऐसे ही करनी है। और वो स्टूडेंट जो टेस्ट पेपर नहीं सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे हैं, थ्योरी आप कितनी भी पढ़ते रहिए, एग्जाम में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। क्लियर? मूव करते हैं थोड़ा सा आगे। हाँ जी, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और अच्छा भी क्वेश्चन है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो ये एमएससी लेवल का क्वेश्चन ही नहीं है, फिर भी यहां डाल दिया गया। अगर आप सीबीएसई का 9th क्लास का सिलेबस उठा के देखेंगे, उसमें फर्स्ट चैप्टर में नंबर सिस्टम में रैशनल नंबर पढ़ाया जाता है और उस रैशनल नंबर के बारे में ही यहां पूछा गया है। क्या इंफॉर्मेशन है? अगर कोई रैशनल नंबर है, हर रैशनल नंबर कैसा होता है? p बाई क्यू टाइप का होता है रैशनल नंबर। यहाँ पे p कोई इंटीजर होगा और q क्या होगा? नेचुरल नंबर होगा। और जीसीडी ऑफ p एंड q हमेशा क्या लेते हैं हम? 1 लेते हैं, लीस्ट फॉर्म में लिखने के लिए। पहले इंफॉर्मेशन रैशनल नंबर के बारे में। ठीक है, उसने क्या दिया हुआ है? p बाई क्यू 0 1 में है और p नेचुरल नंबर और q उसने कुछ पर्टिकुलर टाइप का दे दिया। तो ये रैशनल नंबर का कोई एक सबसेट है। सेकंड और थर्ड बी और सी जो सेट है वो इंपॉर्टेंट सेट है। जैसे मैं बी सेट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन बताता हूं आपको। अगर p बाई क्यू मेरा कैसा है? q उसने क्या दे दिया? 2 की पावर n और 5 की पावर m। तो मान लेते हैं कि n जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू m है, या मैं k डिफाइन कर लेता हूं विच इज अ मैक्सिमम ऑफ n एंड m, जो भी इनमें से मैक्सिमम है। मैं इस चीज को ये लिख सकता हूं p टू द पावर 2 टू द पावर k 5 टू द पावर k लिख सकता हूं। और यहां पे कुछ 10 टू द पावर r आ जाएगा, जितना भी एक्स्ट्रा फैक्टर है। और इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं? 10 टू द पावर r, या इसको नंबर लिख लेता हूं सम p1 बाई, इस नंबर को क्या लिखूंगा? 10 की पावर k। और जब मैं 10 की पावर k रखूंगा तो डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा? 0 पॉइंट सम a1 a2 एंड ak, और उसके बाद सारी टर्म टर्मिनेट कर जाएगी। किसी नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे, जैसे 35 बाई 10 करा तो क्या आ गया? 3.5। 35 बाई 100 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0.35 आ जाएगा। तो कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है? उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग कब होता है? ये हम रैशनल नंबर में पढ़ते हैं कि अगर p बाई क्यू बिलोंग्स टू q है, देन डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ p बाई क्यू इज टर्मिनेटिंग। आपको ये देखो, यही दिया हुआ है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। टर्मिनेटिंग इफ एंड ओनली इफ जो q है वो क्या हो जाए? 2 की पावर सम n इंटू 3 की पावर सम n, n और m कोई ना कोई होल नंबर हो जाएगा। क्लियर? तो यहां पे देखिए, सी सेट में आपको टर्मिनेटिंग नंबर दिए हुए हैं, पी सेट में q ये दिया हुआ है। दोनों का मीनिंग सेम ही तो है। जैसे स्टूडेंट को ये इंफॉर्मेशन पता लग गई, रैशनल नंबर तो सब लोग पढ़ के आते हैं, बट ये इंफॉर्मेशन अगर आपको पता लग गई कि रैशनल नंबर में ये इंपॉर्टेंट है, तो इस इंफॉर्मेशन से आपका जो बी सेट है शुड बी इक्वल टू सी सेट हो गया। और अगर मैं यहां पे m को 0 पुट कर दूंगा तो ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे। तो इसका मतलब मेरा a जो है वो कंटेन्ड है b में। बट इसमें क्यों 5 की पावर m भी आ सकता है, 5 की पावर यानी कि 1/5 1/7 टाइप के आ सकते हैं, तो ये इक्वल नहीं है। b में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट है जो a से एक्स्ट्रा है। तो ये आपका एक्सप्रेशन मिल गया। तो यहां डी ऑप्शन डायरेक्टली ट्रू हो गया, बाकी ऑप्शन फॉल्स हो गए। यहां कह रहा है a इज कंटेन्ड इन सी बट नॉट इक्वल, यहां तक ट्रू है।
बी कंटेन्ड इन सी बट नॉट इक्वल, फॉल्स हो गया, बी इक्वल टू सी है। ए प्रॉपरली कंटेन्ड इन सी, प्रॉपरली कंटेन्ड इन बी, यहां तक ठीक है, लेकिन सी इक्वल है। ए प्रॉपरली कंटेन्ड इन बी, बी प्रॉपरली कंटेन्ड इन सी, यहां तक ठीक है, लेकिन बी इक्वल टू सी है। तो इसलिए आंसर सिर्फ क्या बचा, फोर्थ ऑप्शन। सिर्फ इंफॉर्मेशन क्या चाहिए, rational number whose decimal representation is terminating is always of the form p by 10 to the power some k, if and only if condition, या 2 की पावर n इंटू 3 की पावर m, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n टाइप के मिलेंगे डिनोमिनेटर में। क्लियर? तो ये आपका कंसेप्ट है, सिंपल क्वेश्चन है और 3 मार्क्स आपके सीधे से पक्के। तो बैठ के लॉजिक सीखेंगे तो क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे, रट्टा मारने से काम नहीं होगा, 4 थ्योरम पढ़ ली या रिसर्च करने से काम नहीं होगा। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जून 2025 का रियल का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको A एंड B आर नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ n गिवन है, A विद एटलीस्ट 2 एलिमेंट, और S1 इज अ सेट ऑफ 1 1 फंक्शन फ्रॉम A टू B एंड S2 इज अ सेट ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम B टू A। तो हमें S1 S2 और AB में रिलेशन चाहिए विद सम कंडीशन ऑन A एंड B। जैसे फर्स्ट ऑप्शन की बात कर लेते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन में आपको क्या दिया हुआ है, कार्डिनल A इज अ प्रॉपरली कंटेन्ड इन B एंड B जो है वो फाइनाइट है, तो डेफिनेटली A भी फाइनाइट हो जाएगा। देन ऑप्शन में क्या कह रहा है, देयर इज अ 1-to-1 मैप फ्रॉम S2 टू S1। तो अगर मैं सिंप्लिसिटी के लिए A में 2 एलिमेंट ले लेता हूं 1 एंड 2 एंड B में एलिमेंट पिक कर लेता हूं विच इज 1 2 3 4 एलिमेंट, सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। और आपने थ्योरी क्लासेस में 1 1 फंक्शन का फॉर्मूला कवर अप किया हुआ है, तो कार्डिनलिटी ऑफ S1 क्या आ जाएगी, इट इज 4C2 इंटू 2 फैक्टोरियल विच इज 4 इंटू 3 बाई 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, यानी कि 12 एलिमेंट आ जाएंगे इसमें। और इसी टाइप से कार्डिनलिटी ऑफ S2, उसके लिए आपने फॉर्मूला कवर अप किया हुआ है, समीशन आर वेरिंग फ्रॉम 0 टू P टू A फंक्शन है, 0 टू 2, A में 2 एलिमेंट्स हैं, -1 टू द पावर R 2CR इंटू 2 माइनस R टू द पावर M विच इज 4। ठीक है, जस्ट ये फॉर्मूला आप रिकॉल कर सकते हैं, थ्योरी क्लासेस में हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो R इक्वल टू 0 पे इट इज 2C0 2 टू द पावर 4 माइनस 2C1 और ये आ जाएगा 1 की पावर 4, तो इट इज 2 की पावर 4 यानी कि 16 माइनस 2, तो ये आपके पास 14 आ जाएगा। तो S1 में 12 एलिमेंट है, S2 में 14 एलिमेंट है, तो देयर इज नो 1-to-1 मैप, क्योंकि डिफरेंट कार्डिनलिटी के सेट्स हैं आपके पास। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन डेफिनेटली फॉल्स है, सिंपल काउंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन में क्या कह रहा है, इफ B इज N देन देयर इज अ 1-to-1 मैप फ्रॉम S2 टू B। तो सेकेंड ऑप्शन की बात करते हैं, B में कितने एलिमेंट है, या मैं डायरेक्टली S2 लिखता हूं, S2 की क्या बात कर रहा है वो, कि फंक्शंस फ्रॉम B टू A, B आपको N दिया हुआ है N टू A, और F क्या है, ऑन टू फंक्शन है। ये कह रहा है कि जो आपका B सेट होगा वो S1 के बेसिक, सॉरी B सेट जो होगा वो S2 के सिमिलर होगा, 1-to-1 करस्पॉन्डेंस का मीनिंग यही है। तो अगर मैं सिंप्लिसिटी के लिए A को, A मेरे पास यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं दी हुई है A पे, A में एटलीस्ट 2 एलिमेंट है, तो A को पूरा N पिक कर लेते हैं। अगर मैं A को पूरा N पिक कर लेता हूं तो क्या करूंगा, मैं A के 2 पार्ट करूंगा। कैसे ऑन टू फंक्शन काउंट करता हूं उसके बारे में प्रोसेस बताता हूं, ये मैंने क्लास में भी बताया हुआ आपको। अगर मैं A को 2 पार्ट में लिख लेता हूं, इवन नेचुरल नंबर अलग कर लेते हैं और ओड नेचुरल नंबर अलग कर लेते हैं। इवन नेचुरल नंबर अलग कर लिए, ओड नेचुरल नंबर हमने अलग कर लिए। ठीक है, अब देखिए आपके पास जो N है, N से 2N पे, N से 2N पे 1-1 फंक्शन बना सकते हैं N से 2N पे, या इसको और इजी करना है तो क्या करते हैं
कि यहां पे n के दो पार्ट करता हूं मैं, 2n यूनियन 2n माइनस 1। ये जो 2n है इसको नाम दे देते हैं a b1, और ये आपके पास b2 है, ये मेरा b है, तो मैंने b के दो पार्ट करे हैं। डेफिनेटली जो b1 है वो सिमिलर टू n है, क्योंकि तो मैं एक f1 फंक्शन बना सकता हूं जो b1 से इस a पे क्या हो जाए, 1 1 एंड ऑन टू हो जाए। सिमिलरली एक मैं f2 फंक्शन बना सकता हूं जो b2 से क्या हो, इस a पे क्या हो जाए, 1 1 ऑन टू। अब a के भी दो पार्टीशन कर लो, a को दो पार्ट में डिवाइड कर लो। कैसे डिवाइड कर सकते हैं, इट इज a1, ठीक है, और a1 यूनियन a2, दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, जैसे आपने इस b को डिवाइड किया। तो मैं b1 से a1 पे 1 1 ऑन टू बना सकता हूं, b2 से a2 पे 1 1 ऑन टू बना सकता हूं। अब मेरे पास इस b1 के लिए कितनी चॉइसेस हैं, मैं कोई भी इनफाइनाइट सबसेट पिक कर लूं n का, और उसका कॉम्प्लीमेंट भी इनफाइनाइट पिक कर लूं। n के पास इनफाइनाइट कार्डिनलिटी के अनकाउंटेबल सबसेट होते हैं, तो जैसे मैं b1 चेंज करूंगा तो फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो ऐसे कितने फंक्शन बना सकता हूं, अनकाउंटेबल फंक्शन बना सकता हूं। तो जब आपके पास a और b इनफाइनाइट है तो b से a पे और a से b पे अनकाउंटेबल ऑन टू फंक्शन मिलते हैं। ये हमने थ्योरी क्लासेस में लिया हुआ है। तो a अगर आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है तो कार्डिनलिटी ऑफ s2 क्या हो जाएगा, अनकाउंटेबल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये प्रोसेस मैंने बता दिया। लेकिन b यहां पे क्या है, काउंटेबल है, तो 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं बना सकते। यहां पे बी एन दिया हुआ है और ए फाइनाइट दिया हुआ है, और बात किसकी कर रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, 1 1 फंक्शंस की बात कर रहा है। देयर एग्जिस्ट 1 to 1 करस्पॉन्डेंस बिटवीन बी टू s1। ओ अगर मैं इसकी बात करता हूं थर्ड ऑप्शन की, तो थर्ड ऑप्शन के लिए हमें क्या करना है, s1 के बारे में जानना है, विच इज फंक्शन फ्रॉम a टू b। b कौन दिया हुआ है, n, और f बेसिकली क्या है, 1 1, और a मेरे पास क्या है, फाइनाइट सेट है। तो जब भी हमें 1 1 फंक्शन बनाना होता है तो क्या करते हैं, कोडोमेन में से n एलिमेंट पिक करते हैं। कोडोमेन में कितने हैं, अलिफ नॉट एलिमेंट, तो अलिफ नॉट में से n पिक करने की चॉइसेस कितनी होती हैं, अलिफ नॉट चॉइसेस होती हैं। और ये अलिफ नॉट एलिमेंट पिक करने के बाद मैं कितने फंक्शन बना सकता हूं, n फैक्टोरियल। अलिफ नॉट इनटू फाइनाइट क्वांटिटी इज आल्सो अलिफ नॉट, ठीक है। तो ये आपके पास नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस आ जाएंगे जब a से मैं n पे बात करूंगा, जब भी a मेरा फाइनाइट है। कितने 1 1 फंक्शन है, अलिफ नॉट, और अलिफ नॉट कौन सा नंबर होता है, काउंटेबल, और b भी मेरे को क्या दिया हुआ है, काउंटेबल। तो देयर इज अ 1 to 1 करस्पॉन्डेंस बिटवीन b एंड s1। तो थर्ड ऑप्शन आपका ट्रू हो गया। फोर्थ ऑप्शन की अगर मैं बात करता हूं तो फोर्थ ऑप्शन में आपको क्या दिया हुआ है, यहां पे इंफॉर्मेशन, a फाइनाइट है तो s2 कह रहा है फाइनाइट फॉर एनी b। यहां देख लीजिए, अगर मैं a की कार्डिनलिटी मान लो 2 पिक करता हूं, फोर्थ ऑप्शन की बात कर रहा हूं, a में सिर्फ 2 एलिमेंट लेता हूं, तो s2 बेसिकली क्या है, फंक्शन बनाने हैं, मान लो n से बना लेते हैं 1 2 पे, और कैसे फंक्शन, ऑन टू फंक्शन। क्या करेंगे हम, यहां पे 1 और 2 को कहां मैप कर देंगे, 1 एंड 2 पे। बाकी एलिमेंट को मैं 1 पे भी मैप कर सकता हूं, 2 पे भी मैप कर सकता हूं। तो ऐसे कितने ऑन टू फंक्शन बना सकता हूं, अनकाउंटेबल ऑन टू फंक्शन बना सकता हूं। तो जब भी आपके पास डोमेन की कार्डिनलिटी इनफाइनाइट है और कोडोमेन में एटलीस्ट 2 एलिमेंट है, ये मैंने स्टेटमेंट लिखवाई हुई है, ध्यान देना जब लेक्चर सुनोगे। जब आपके पास डोमेन में इनफाइनाइट एलिमेंट है और कोडोमेन में एटलीस्ट 2 एलिमेंट है, तो देयर आर अनकाउंटेबल फंक्शन फ्रॉम एन इनफाइनाइट सेट टू अ सेट विद एटलीस्ट 2 एलिमेंट। तो उस केस में मैं इस S2 को अनकाउंटेबल भी बना सकता हूं, लेकिन वो क्या कह रहा है, S2 फाइनाइट, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। इस केस में B कोई भी इनफाइनाइट सबसेट ले लो n का, और A में एटलीस्ट 2 एलिमेंट ऑलरेडी दिए हुए हैं। तो आंसर क्या बचा आपका, सिर्फ और सिर्फ थर्ड ऑप्शन रहा।
हाँ डेफिनेटली ये क्वेश्चन एग्जाम में बैठ के करना लिटिल बिट हार्ड है अगर आपने पहले 1/1 फंक्शन की काउंटिंग नहीं करी। तो मैंने 4th और 5th लेक्चर में 1/1 फंक्शंस की काउंटिंग के बारे में बताया हुआ है और इनफाइनाइट सेट्स में भी काउंटिंग बताया हुआ है। जनरली स्टूडेंट फाइनाइट सेट में फॉर्मूला रट के चला जाता है, वहां से क्वेश्चन जल्दी आजकल नहीं आ रहा है, ठीक है। और अगर क्वेश्चन आएगा भी वहां से तो 90% लोग अटेम्प्ट करते हैं, तो उसमें आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं होना है। आपका भी अटेम्प्ट होगा 90%, बाकी लोगों का भी अटेम्प्ट होगा। तो रियल में अगर आपको रैंकिंग अपनी प्रूव करनी है तो रियल के कुछ ऐसे क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन है जो 15 से 20% लोग करते हैं, वो अगर अटेम्प्ट करके आओगे तो आपकी पोजीशन बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, व्हाट इज द नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन। तो अब ये दिसंबर 2024 में सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन हर पर्सन को फॉर्मूला पता होता है। कितने इंजेक्टिव फंक्शन होते हैं अगर कार्डिनलिटी ऑफ ए एन है एंड कार्डिनलिटी ऑफ बी एम है, ठीक है। तो नंबर ऑफ इंजेक्टिव फंक्शन कब मिलते हैं, जब n लेस देन और इक्वल टू m होता है। तो वो कितने हो जाते हैं, इस m में से कोई n एलिमेंट पिक कर लीजिए। तो ये क्वांटिटी आपके पास क्या आ जाएगी, इट इज 10c 7 इंटू 7 फैक्टोरियल। और एनसीआर का फैक्टोरियल क्या होता है, 10 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल इंटू 10 माइनस 7 फैक्टोरियल इंटू ये क्या है 7 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल गेट कैंसिल आउट, तो इट इज 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। ऑप्शन देख लीजिए डायरेक्टली आपका थर्ड ऑप्शन मैच करके, ठीक है। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। तो ऐसा क्वेश्चन इनफैक्ट 99% लोग करके आएंगे, और इसमें अगर आपने गलती कर दी तो आप फिर बाहर हो। जल्दबाजी में कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। तो इन चीजों का भी ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहां पे एस सेट ऑफ रियल नंबर दिए हुए विद एक्स ग्रेटर देन 1 such that 1 minus x to the power 4 upon 1 minus x cube is greater than 22। तो इस s का रिलेशनशिप फाइंड करना है n के साथ, r के साथ, और देयर इज अ बाइजेक्शन बिटवीन s एंड अ नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट। तो बेसिकली s के बारे में हमें इंफॉर्मेशन जाननी है। तो पहले s के बारे में इंफॉर्मेशन लिख देते हैं। अगर x बिलोंग्स टू s है तो इंफॉर्मेशन क्या है, x इज ग्रेटर देन 1 दिया हुआ है और 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब ग्रेटर देन 22 दिया हुआ है। तो पहले मैं इस एक्सप्रेशन की बात कर लेता हूं। तो 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब, इसको लिख सकता हूं 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जस्ट फैक्टर्स करने हैं और कुछ स्पेशल नहीं है। और इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिंपल फैक्टर्स करके देखोगे, ये फैक्टर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये फैक्टर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा आपके पास, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको थोड़ा और सिंपली फॉर्म में लिख लेते हैं। इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। और ये क्वांटिटी मेरे को क्या दी हुई है, ग्रेटर देन 22 दी हुई है, ठीक है। अब इस पे कैलकुलेशन करनी है। अब देखो क्या दिया हुआ है, x ग्रेटर देन 1 दिया हुआ है, तो आपके पास एक्स स्क्वायर भी ग्रेटर देन 1 होगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो होगा वो क्या हो जाएगा, फिर ये ग्रेटर देन 1 है, ये ग्रेटर देन 1 है, और 1 इन सबको ऐड करूंगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू 1 है। तो ग्रेटर देन क्या लिख सकता हूं मैं, 3 लिख सकता हूं, ठीक है। तो मेरे पास 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, लेस देन 1/3 और ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 1। इसमें बोथ साइड अगर x ऐड करूंगा, x पॉजिटिव है तो x प्लस 1 लेस देन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x लेस देन 1/3 प्लस x। ये लिख सकता हूं, बोथ साइड x ऐड कर दिया। ये क्वांटिटी मेरे पास क्या है, अभी सिंप्लीफाई करा तो इट इज
1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब। ये किससे ग्रेटर होगी? x प्लस 1 से ग्रेटर होगी, और लेस देन क्या होगी? 1/3 प्लस एक्स होगी। और मुझे ये वैल्यू ग्रेटर देन क्या दी हुई है? 22। तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास? x इज ग्रेटर देन, क्या लिख सकता हूं? 23। सॉरी, ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 22 है, तो 1/3 प्लस एक्स डेफिनेटली ग्रेटर देन 22 होगा। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि x इज ग्रेटर देन 22 माइनस 1/2। हर x जो इस माइनस 1/3, हर x जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है वो इस सेट का मेंबर होगा। तो गारंटी है कि क्या होगा आपके पास? जो एक इंटरवल अगर मैं कंसीडर करता हूं, क्लोज इंटरवल 22 टू इंफिनिटी, इसमें जो x होगा वो 22 से ग्रेटर होगा, तो ये सारे एलिमेंट कहां चले जाएंगे? s में चले जाएंगे। एटलीस्ट वो सारे x जो 22 से ग्रेटर हैं वो सारे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो वो s के एलिमेंट हो जाएंगे। तो s में कितने एलिमेंट हो गए? अनकाउंटेबल एलिमेंट हो गए हमारे पास। ठीक है, अब पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? s इज एम्प्टी, फॉल्स हो गया। सेकंड कह रहा है देयर इज अ बाइजेक्शन बिटवीन s एंड n, फॉल्स हो गया, क्योंकि n काउंटेबल है, s अनकाउंटेबल हो गया। यहां क्या कह रहा है? x इज अ रियल नंबर, सॉरी x रियल नंबर है, तो रियल लाइन का सबसेट है सच दैट, क्या कंडीशन है? s r के सिमिलर, r का सबसेट है, अनकाउंटेबल सेट है, तो r के सिमिलर होगा ही होगा। देयर इज अ बाइजेक्शन बिटवीन s एंड अ नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट, कभी नहीं हो सकती, तो ये फॉल्स हो गया। तो आंसर क्या बचा आपका? ओनली थर्ड ऑप्शन इज ट्रू। क्लियर? हाँ जी, ये क्वेश्चन आपका जून 2024 का है, अगेन रियल एनालिसिस का है। क्या गिवन है? सी इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल सेट्स such that its power set of S is countably infinite। अब देखो, C आपको क्या दिया हुआ है? S such that P of S is countably infinite। और ये मैं क्लास में डिस्कस करता हूं, थ्योरी क्लास में जब भी पावर सेट पढ़ाता हूं, क्या डिस्कस करते हैं? अगर मेरे पास एनी सेट है, और आप सब लोग जानते हैं कि कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए क्या होता है? 2 टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए। अब इसमें अगर आपके पास कार्डिनलिटी ऑफ ए फाइनाइट है, तो एम्प्लाइज कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए क्या हो जाएगा? फाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि ए में फाइनाइट एलिमेंट है, तो 2 टू द पावर ए फाइनाइट हो जाएगा। और अगर कार्डिनलिटी ऑफ ए इनफाइनाइट है, अब इनफाइनाइट में काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है मैटर नहीं करेगा, तो उस केस में कार्डिनलिटी ऑफ ए इनफाइनाइट है, तो इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या लिखेंगे? अलिफ नॉट, क्योंकि अलिफ नॉट इज द स्मॉलेस्ट इनफाइनाइट नंबर। तो इंप्लाइज 2 टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए, यानी कि कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए क्या हो जाएगा? इज ग्रेटर देन 2 टू द पावर, सॉरी, इक्वल टू 2 टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए, विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 टू द पावर अलिफ नॉट, और वो क्या होता है? अनकाउंटेबल नंबर सी। तो एम्प्लाइज फॉर एवरी ए इनफाइनाइट, और मैं स्टेप बाय स्टेप ये सारा क्लास में प्रूफ करवाता हूं। ए इज इनफाइनाइट इंप्लाइज कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ ए इज अनकाउंटेबल। और उसके बाद हम डायरेक्टली एक स्टेटमेंट लिखते हैं कि किसी भी सेट का जो पावर सेट है या तो फाइनाइट होगा या अनकाउंटेबल एलिमेंट लिखेगा। हमें क्या दिया हुआ है? सी विद कलेक्शन ऑफ सेट्स सच दैट इट्स पावर सेट इज काउंटेबली इनफाइनाइट। तो ऐसा कोई सेट होता ही नहीं है जिसका पावर सेट क्या हो जाए? काउंटेबली इनफाइनाइट। तो सी शुड बी एम्प्टी सेट। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? देयर एग्जिस्ट नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट्स इन C। देयर एग्जिस्ट नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट्स इन C। सेट में कोई, C में कोई एलिमेंट नहीं है। देयर एग्जिस्ट काउंटेबली इनफाइनाइट, फॉल्स। देयर एग्जिस्ट अनकाउंटेबल, फॉल्स। तो C डेफिनेटली क्या आएगा? फाइनाइट। क्लियर? हाँ जी। व्हाट इज द कार्डिनलिटी ऑफ सेट ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन? तो यहां पे देखिए, एक x कोई रियल नंबर चाहिए हमें। इस सेट को मैं नाम दे देता हूं
सच दैट e टू द पावर x प्लस x इक्वल टू 1। तो इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको बहुत सारे ग्राफ्स करवाए हुए हैं, e टू द पावर x का ग्राफ करवाया हुआ है और पॉलिनोमियल का ग्राफ करवाया, और मैंने ये भी बोला था कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसका अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा, x एक्सिस y एक्सिस बना लेते हैं, तो दिस इज x एक्सिस y एक्सिस। अगर मैं इस स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ करता हूं तो x इक्वल टू 0 पे वैल्यू x 0 रखेंगे तो y आपका -1 आ जाएगा, सॉरी x 0 रखेंगे तो y आपका 1 आएगा, ठीक है। तो 0,1 और x को 1 रखेंगे तो ये वैल्यू 0, तो 1 0 से पास हो रही है ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये आपके पास स्ट्रेट लाइन है जो यहां से पास हो रही है 1 0 से। क्लियर। और e टू द पावर x का ग्राफ आप जानते हैं कि कैसा होता है। e टू द पावर x का ग्राफ, x इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू 1, ठीक है। x टेंस टू इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी, x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी पे 0। तो ये आपका ग्राफ होता है e टू द पावर x का। कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा? एग्जैक्टली एक ही पॉइंट पे। वो कौन सा है? x इक्वल टू 0 पे ये सेटिस्फाई करेगा। तो इस सेट में कितने एलिमेंट है? कार्डिनलिटी ऑफ s इज एग्जैक्टली 1। तो आपका ये पूछा है कार्डिनलिटी ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर, तो आंसर शुड बी सेकंड ऑप्शन ट्रू, रिमेनिंग ऑल आर फॉल्स। क्लियर है?